ऑलराइट गाइस, हम लोग मिले हैं सीए फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 की 6 यूनिट्स। पहले हम आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इवेंचुअली वी विल गेट इनटू ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भाइयों, हमारी इंटेंशन ये है कि हम आज तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार देख लें। कौन से क्वेश्चंस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द मॉड्यूल क्वेश्चंस। अभी हम लोग यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 के आईसीआई के जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले वो क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करेंगे। क्या इंटेंशन होगा हमारा, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसका आंसर, पहले तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर किस तरह से लिखा हुआ है, ये तीन चीजों को देखेंगे। काफी मजेदार सेशन होने वाला है और काफी रेलेवेंट सेशन होने वाला है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आईसीआई के ही मटेरियल पे फोकस रहने वाला है आज। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कमेंट कीजिए। नेचुरली हम सबको मालूम है सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही दी हुई है 2H में, उसमें ही लिखा हुआ है अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ आर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। निश्चित तौर पे अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, है ना। तो निश्चित तौर पे ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे के सारे अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जा सकता क्योंकि सारे के सारे अग्रीमेंट जो हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते। कुछ कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो डोमेस्टिक या सोशल नेचर के होते हैं, जो इन्फोर्सिएबल नहीं होते, जहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी नहीं होता है। ठीक है, तो 100% बोला जा सकता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर निश्चित तौर पे अग्रीमेंट्स। इजी। इसमें अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो आप जब अग्रीमेंट्स के बारे में लिख रहे होगे तो आप ये लिख सकते हो कि अग्रीमेंट जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अग्रीमेंट सोशल डोमेस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी हो सकते हैं। उसमें आप बेल्फर वर्सेस बेल्फर का एक केस लॉ लिख सकते हो जिसमें आप लोग मेंशन कर सकते हो कि बेल्फर वर्सेस बेल्फर का जो केस था वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ था। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि उसको कुछ वो मंथली मेंटेनेंस मनी देगा जब वो अब्रॉड में रहेगा। इवेंचुअली उसने नहीं दिया तो वाइफ ने केस किया और जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन है ये एक डोमेस्टिक, एक सोशल अग्रीमेंट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज मिसिंग हियर, इसीलिए से एग्रीमेंट तो माना जा सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेंड्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज सेकेंड हैंड कार फॉर 1,40,000 with a condition that if the B does not reply within a week, A shall treat this offer as accepted। ठीक है, क्या A अपने प्रपोजिशन में करेक्ट है? क्या A ने जो बात बोली है वो सही है? निश्चित तौर पे ये बात सही नहीं है। जब अपन लोग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में एक कंडीशन होती है कि अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट यूज किया गया ऑफर देते वक्त कि अगर आपने हाँ नहीं बोला, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, अगर आपने इतने दिनों के अंदर हाँ नहीं बोला हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ऐसे ऑफर को ही हम वैलिड नहीं मानते। इसे एक्सेप्ट करना, इसे एक्सेप्टेंस मानना बराबर नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया जाता है अगर इस प्रकार का प्रपोजिशन भी रखा जाए कि आपको हम एक हफ्ते का समय देते हैं, अगर आपने एक हफ्ते में कुछ भी नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि ये एक्सेप्टेंस है। ये प्रपोजिशन बराबर नहीं है, ऐसे प्रपोजिशंस को वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। एक्सेप्टेंस टू ऑफर कैनॉट बी इंप्लाइड merely from silence of offeree even if it is expressly stated in the offer itself unless the offeree has by his previous conduct indicated that silence amounts to acceptance. It cannot be taken as valid acceptance. The acceptance must be made within time limit prescribed by the offer. The acceptance of offer after the time limit prescribed has by offerer has elapsed will not avail to turn the offer into a contract. याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज वन ऑफ द रूल्स, ये एक रूल रहता है कि अगर हमने इस प्रकार का ऑफर दिया इसे वैलिड नहीं माना जाता है। इफ यू वांट मैं आपको जल्दी से ही मेरे हैंड रिटन नोट्स में से इसका किस्सा दिखा सकता हूं। इफ यू विल गिव मी वन मोमेंट आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन विल नॉट बी करेक्ट। देखिए, एक छोटा सा सिंगल पॉइंट को पिन पॉइंट करके बता रहा हूं मैं आपको कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक बात है। देखिए, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जब हम लोग एक रूल पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन आती है और वो कंडीशन में साफ साफ लिखा होता है
कि साइलेंस, mere silence is not acceptance. Mere silence is not considered as acceptance. Acceptance of offer cannot be implied from silence of offeree or his failure to answer. ठीक है, ये कंडीशन, ये एक वन ऑफ द, जब हम लोग एसेंशियल्स पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस के, उसमें ये पॉइंट रहता है। ठीक है, हालांकि अगर पार्टी के प्रीवियस कंडक्ट से ऐसा लगता है, पार्टी की प्रीवियस कंडक्ट जैसी रही है, उसमें अगर हमको लगता है कि यार सामने वाले की तरफ से हाँ है, प्रीवियस कंडक्ट के हिसाब से ही अगर ऐसा लग रहा है कि साइलेंस भी इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तभी हम उसको बराबर मानते हैं, वरना हम नहीं मानते। चलिए क्लास, आई थिंक दिस इज वेरी 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 इजी। हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा काफी स्पीड में जा रहा हूँ। इंटेंशन ये है कि हम बहुत सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं, और उसमें मैं थोड़ा टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, आईसीआई मॉड्यूल का यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। Explain the type of contracts in the following agreements under the Indian Contract Act। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तीन अग्रीमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 1, अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो। आई थिंक दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हम मान लेंगे पार्टी की कंडक्ट से कि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। आई थिंक विदाउट अ डाउट इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर सप्लाई ऑफ 10 tons of sugar, but before the supply is effected the fire caught in the factory and everything was destroyed। आई थिंक अगर आपने void contract की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, a contract becomes void it the moment it ceases to be unenforceable। आपको याद होगा इसकी डेफिनेशन, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही होती है, बहुत बच्चे अगर डेफिनेशन नहीं पढ़ते तो उनको इतना जल्दी क्लिक नहीं होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। अगर गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं तो अब वो इनफोर्सिएबल नहीं रहा, दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट इट कैन बी इनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू दयाल started self-service system in the shop. Srimati Prakash entered the shop, took the basket, and after taking articles of her choice into basket, reached the cashier for payment. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the said articles to Srimati Prakash? Decide as per the provisions of Contract Act। I think it's an easy one। किसी भी शोरूम में जो गुड्स डिस्प्ले किए हुए होते हैं सेल के लिए, उसे हम ऑफर टू सेल मानते हैं, ऑफर नहीं मानते। तो अगर किसी दुकान में कोई चीज रखी हुई है, वो एक प्रकार का ऑफर फॉर सेल है, उसे ऑफर नहीं माना जा सकता। एंड हेंस इन दिस पर्टिकुलर केस शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द श्रीमती प्रकाश। ठीक है, प्रिंसिपल अगेन फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी शोरूम में, अगर किसी शॉप में कोई गुड्स डिस्प्ले किए गए हैं सेल के लिए, तो वो जो गुड्स डिस्प्ले किए गए हैं सेल के लिए, उसे हम ऑफर नहीं मानते, उसे हम ऑफर फॉर सेल मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, ए engages B to do a certain work and remuneration will be paid as fixed by C। निश्चित तौर पे इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मान लेना चाहिए। ए ने बी को एंगेज किया कुछ काम करने के लिए, और रेम्यूनरेशन जो है वो पे की जाएगी एज फिक्स्ड बाय सी। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस। आई थिंक इट्स अ valid contract। Let's just check whether it is valid or not। Indeed it is a valid express contract। बिल्कुल बराबर है, इसमें I don't see any problem। Okay, next case, A and B promise to pay for the studies of their maid's son। अपनी मेड के बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करने के लिए A और B वादा कर रहे हैं। I think it's a type of social agreement। ये social या डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। It should not be considered as अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसे कॉन्ट्रैक्ट मानना सही नहीं होगा, ये एक अग्रीमेंट है और सोशल या डोमेस्टिक नेचर का है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट मानना सही नहीं है। ए टेक्स अ सीट इन पब्लिक बस। एब्सोल्युटली, अगर पब्लिक बस आई है उसमें अगर कोई जाकर बैठ जाता है, इंप्लाइड है पार्टीज की कंडक्ट से कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फोर्थ केस, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल हिज रिटर्न।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने दोस्त को वादा करता है कि तेरा रिटर्न मैं फाइल कर दूंगा। अगेन ये एक डोमेस्टिक, एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट है, इसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Miss Shakuntala puts an application to be a teacher in the school. She was appointed by the trust of school. Her friend who works in the same school informs her about her appointment informally. ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको पॉज करने का मन करे पॉज करके पढ़िए, क्योंकि मैं तेज पढ़ने वाला हूं। Miss Shakuntala puts an application to be a teacher in the school. She was appointed by the trust of the school. Her friend who works in the same school informs her about her appointment informally. But later, due to some internal reasons, her appointment was cancelled. Can Miss Shakuntala claim for damages? देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें अपॉइंट किया गया था, इस बात की जानकारी इन्हें ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं की गई है, ये इनफॉर्मली इन्हें बताया गया था, और क्योंकि इन्हें कम्युनिकेट ही नहीं किया गया था तो उसको कैंसिल भी कर लिया, तो मिस शकुंतला क्लेम नहीं कर सकती डैमेजेस। यहां पर ऑफर वॉज नॉट इवन कम्युनिकेटेड, शी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him. In the present case, school authorities have not even given the offer. Offer letter transmission में ही नहीं है। Her information from third person will not form a part of contract. चाहे communication of acceptance हो, चाहे communication of offer हो, उसका पूरा होना जरूरी है। इनफॉर्मल तरीके से जो इन्फॉर्मेशन गई थी उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। दोस्तों यूनिट 1 का हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स का किस्सा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएंगे यूनिट 2 के क्वेश्चंस करने में। यूनिट 2 कंसिडरेशन से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चंस करेंगे, छोटा सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। ओके चलिए अब हम जाते हैं सेकंड यूनिट के ICAI के मॉड्यूल क्वेश्चंस में। कंसिडरेशन से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला, टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडेक्वेट। ठीक है, अच्छा जब हम कंसिडरेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हमने उसमें क्या पढ़ा होता है कि कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। द जनरल रूल इज कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन होगा तब कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हालांकि जब हम कंसिडरेशन से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। हो सकता है अगर कंसिडरेशन कम हो तो एक पार्टी के लिए अनफेयर हो या वैल्यूएशन बराबर नहीं हो, लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी कभी भी नहीं होता। सेकेंड केस, मिस्टर सोहन लाल सोल्ड 10 एकर्स। Mr. Sohanlal sold 10 acres of agricultural land to Mohanlal on 25th of September. देखिए केस लॉ। Mr. Sohanlal sold 10 acres of agricultural land to Mohanlal on 25th of September for 25 lakh rupees. The property papers mentioned a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre will be allowed to be used by Mr. छोटेलाल। सोहनलाल जी ने एक 10 एकड़ की जमीन बेची है मोहनलाल जी को, और प्रॉपर्टी पेपर्स में क्लियरली मेंशन है कि 9 एकड़ का जमीन कोई भी यूज कर सकता है और आगे चल के कोई भी परचेज कर सकता है, लेकिन 1 एकड़ जमीन जो है वो मिस्टर छोटेलाल को यूज करने के लिए दी जाएगी फॉर वट एवर रीजन, फॉर फार्मिंग। अब आगे क्या होता है, सोहनलाल जी जिन्होंने जमीन ट्रांसफर की थी उनकी डेथ हो गई, लिविंग बिहाइंड अ सन एंड वाइफ। 15 अक्टूबर को एक जो परचेजर था, ऑन 15th of October a purchaser started construction of an auditorium on whole 10 acres of land and denied any land to the son. ठीक है, I hope this is very 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 clear. ठीक है, छोटेलाल जो है वो सन है। Mr. छोटेलाल wants to file a case against the purchaser and get a suitable redressal. तो भाइयों बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस। ये कंसिडरेशन से रिलेटेड केस किस तरह बनेगा मैं आपको समझाता हूं। यहां एक फादर ने एक प्रॉपर्टी सेल की है मोहनलाल जी को और बोला है कि इसमें से ये जमीन में 9 एकड़ की जमीन में जो करना है करो, लेकिन इस टोटल 10 एकड़ की जमीन में से जो 1 एकड़ जमीन है वो मेरा बेटा मिस्टर छोटेलाल यूज करेगा। अब हुआ क्या, सोहनलाल जी जिन्होंने जमीन ट्रांसफर की थी उनकी डेथ हो गई। मामला ये उठा कि क्या छोटेलाल जी जो सोहनलाल जी के बेटे थे जिनको 1 एकड़ जमीन यूज करने का अधिकार था, क्या वो कोई रिड्रेसल मांग सकते हैं? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ चिन्नाया वर्सेस रमैया से रिलेटेड केस है। अगर आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D में दी हुई है और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि प्रॉमिसर जो है उसकी डिजायर पे
देखिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, डेफिनेशन दिखाऊंगा तो आपको शायद क्लिक हो, उसके बाद इससे रिलेटेड रूल्स भी बताता हूँ। जब आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वहां लिखा है होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर promise or other person has done anything or abstained from doing anything, such an act or abstinence is called as consideration. right right तो भाई डिजायर जो होती है वो प्रोमिसर की होती है, कंसिडरेशन प्रोमिसी दे या कोई और अदर पर्सन दे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जब हम कंसिडरेशन से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि भाई कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इट मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, बट सेकेंड केस, सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट एब्सटेनेंस और डूइंग दैट एक्ट इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन प्रोमिसी भी कर सकता है अपने साइड से, और प्रोमिसी के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है चिन्नया वर्सेस रमैया। उस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, है ना। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं ताकि आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, आपको एक याद आ जाए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन। अब होता क्या है, डेफिनेशन में दिया हुआ है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में गिव द कंसिडरेशन, मे एक्ट और डू सम एब्सटेनेंस, उसी को कंसिडरेशन माना जाता है। In other words, there can be a stranger to consideration. Stranger to the contract नहीं होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन है, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब केस लॉ पहले तो आया कैसे है, केस लॉ क्या था, इस केस से कैसे रेफरेंस बन रहा है हम लोग देखते हैं, लिखते भी कैसे समझ लीजिए। इन द लैंडमार्क केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रमैया। अभी चिन्नया रमैया में हुआ गया था, एक बूढ़ी औरत थी, एक ओल्ड लेडी थी, उसने एक जमीन अपनी बेटी को ट्रांसफर किया और बोला इसमें से छोटा सा हिस्सा, कुछ कंसिडरेशन, थोड़ा सा जो पैसा था वो अपने मामा को दे देना। एक माँ ने अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त सेम डॉक्यूमेंट में बोला इसमें से एक छोटा सा जो पे है, छोटा सा जो मनी का अमाउंट है, वो अपने मामा को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, जो आंटी ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी वो आंटी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद बेटी ने बोली मैं मामा को प्रॉपर्टी क्यों दूं, मामा को पैसे क्यों दूं, मामा का तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। इवेंचुअली मैं इस केस में उसके मामा कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकता है या थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। इन द लैंडमार्क केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रमैया, ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट of her property to her daughter with direction to pay certain sum of money to maternal uncle. Daughter agreed to pay some to her uncle. Subsequently, daughter refused to pay and uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for uncle to recover the amount. तो यहाँ जो व्यक्ति मर चुका है, उन्होंने जब अपनी तरफ से जमीन दी थी, जब अपनी तरफ से जमीन बेची थी, उसमें कोवेनेंट डाला था। उस कोवेनेंट में लिखा हुआ था कि 1 एकड़ की जमीन सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे के लिए फार्मिंग के लिए रहेगी। वैसे भी ये एक रनिंग कोवेनेंट है, लैंड में एक जमीन ट्रांसफर की गई है, उसमें एक रनिंग कंडीशन है, रनिंग कोवेनेंट है, सब्सिक्वेंटली आगे वाली पार्टीज के ऊपर भी ये बाइंडिंग रहती है। ठीक है, मोर और लेस ये जो केस है ये चिन्नया वर्सेस रमैया से रिलेटेड केस लॉ दिख रहा है भाइयों। चिन्नया रमैया सेम केस था, उसमें भी वैसा ही हुआ था जिसके जैसा इस केस में हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जिनको प्रॉपर्टी दी गई है मिस्टर छोटेलाल को, वो मिस्टर छोटेलाल बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो 1 एकड़ पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन में मूव बाय प्रोमिसी और फ्रॉम एनी थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी 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 इजी। अगर आपको इसका आंसर पढ़ने का मन है तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज कंटेन्ड इन सेक्शन 2D व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और सेक्शन 2D में ही लिखा हुआ इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय प्रोमिसी ओनली, इट कुड बी एनी थर्ड पर्सन। प्रोमिस इज इन्फोर्सेबल इफ देयर इज सम कंसिडरेशन। कौन कंसिडरेशन दे रहा है इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है। अगेन द फैक्ट्स इन द केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रमैया। उसमें ही लिखा हुआ था कि कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन इंडिया। इस गिवन प्रॉब्लम में छोटेलाल जी जो है वो उनके लिए कंसिडरेशन ऑलरेडी उनके पिताजी ने मूव कर ली थी, प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। अगर आपको पॉज करके इस आंसर को रीड करने का मन है कर लीजिए। आई थिंक वी आर डन विद दीज 2 क्वेश्चंस। 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर
चैप्टर के मॉड्यूल में। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट 3 में जाएंगे। यूनिट 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही जल्दी से करते हैं। आइए चलिए थर्ड चैप्टर के आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, नंबर 1, मियर साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 1 है mere silence does not amount to fraud. The answer is absolutely correct. The statement is true. Mere silence is not considered as fraud. However, there are certain sort of agreements, there are certain sort of contracts wherein it is the duty of the person to speak. जहां पर it is the duty of the person to speak, अगर वहां silence रखी गई है उससे हम fraud मान लेंगे। Example, contract of insurance, contract of marriage, etc. तो जहां where it is duty, जहां पर फिड्यूशरी ड्यूटीज होती है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं, वेयर इट इज ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, वहां अगर नहीं बोला गया उसे हम फ्रॉड मानते हैं। सेकंड, एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं होता उसे हम वॉइड मान लेते हैं। हालांकि ऐसे अग्रीमेंट्स जहां पर मीनिंग निकालना आसान होता है, सर्टेनेबल हो जाता है, उसे हम लोग वॉइड नहीं मानते। इसका एक एग्जांपल जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो यही है कि मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला आई विल सप्लाई यू 100,000 टन्स ऑफ ऑयल। अब यहां कौन से टाइप का ऑयल है नहीं बताया गया है, तो निश्चित तौर पे ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, कोई एक पर्सन है ए, वो डील ही कोकोनट ऑयल में करता है और वो बोल रहा है मैं 1,000 टन सप्लाई करूंगा, तो इट विल बी इम्प्लाइड कि वो कोकोनट ऑयल ही बेचने वाला है। ठीक है, आमतौर पर ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है उसे वॉइड माना जाता है, लेकिन अगर उसका मीनिंग निकालना आसान था तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ड्यूटी चेकआउट कीजिए आंसर को एक बार। एन अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड, बट वेयर द मीनिंग देयर ऑफ इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, अग्रीमेंट इज वैलिड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा केस है, बड़ा आसान सा है, मैं जस्ट चाह रहा हूं एक बार अपन लोग गो थ्रू करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन, though a minor is not competent to contract, nothing in the contract prevents him from making the other party bound to the minor. माइनर जो है वो competent नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट वो किसी और को nothing prevents him from making the other party bound to the minor. Yes, ये भी आंसर to a great extent सच है। Minor, yes, is not competent to contract, but he can be admitted to the beneficial interest. Example के लिए पार्टनरशिप फॉर्म, he cannot be made partner, but उसे beneficial interest दिया जा सकता है। एंड अगर इस प्रकार का beneficial interest मिलता है तो yes, बिल्कुल दूसरी पार्टीज बाउंड हो जाएगी। चौथा केस, चौथा क्वेश्चन, a student was induced by teacher to sell his brand new car at less than purchase price to secure more marks in examination. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue the teacher. State whether the student can sue the teacher. Yes, student teacher ये जो relation है to a great extent एग्जाम में जब ये आता है तो हम लोग undue influence का मामला इसको मानते हैं। undue influence के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं undue influence के? नंबर 1, मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में रिलेशन है, दो पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन है। अब अगर वो दो पार्टीज में कहीं किसी प्रकार का रिलेशन है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, और मान लीजिए अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डोमिनेट किया, दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट किया, हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। ये भी केस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। यस, ए कैन स्यू द टीचर ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपको पता ही है सेक्शन 15, 16, 17, 18 है ना। 15 कोअर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, भोला 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsists between the parties are such that one party is able to dominate the will of the other and he uses the position to take unfair advantage. बिल्कुल, टीचर अगर स्टूडेंट से कम प्राइस में ले रहा है कार तो हम मान लेंगे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस। वैसे भी ये जो रिलेशन है हम डीम्ड मानते हैं कि वन पार्टी इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो पार्टी डोमिनेट कर पाती है विल को उसने डोमिनेट किया है, और इसीलिए हम मान लेंगे कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है। आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि हम कब ऐसा मान लेते हैं कि वाकई में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का विल डोमिनेट किया ही है। व्हेन ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। सेकंड, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर, और वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर।
आंसर बड़ा सिंपल है भाइयों, अगर दो पार्टीज के बीच में एक प्रकार का रिलेशन है जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है, तीसरा अगर पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करती है टू देयर डिसएडवांटेज, हम मान लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला है। चलिए नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, explain the concept of misrepresentation in the matters of contract. Sohan induced Suraj to buy his motorcycle saying that it is in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of repairs. After few days, motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to rescind the contract, decide गिविंग रीजंस। एक बार आपको केस लॉ रीड करना है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके केस लॉ को रीड कर दीजिए, मैं आपको सीधा आंसर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सीधे मैं आपको आंसर आई होप आपने एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब देखो यार यहां हुआ क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में लिखा ही क्या होता है, अगर मैंने आपको कोई चीज बताई, अगर मैंने आपको कोई चीजें बताई जो मैं मानता हूं कि वो सही है बट इन रियलिटी दे आर नॉट ट्रू, उसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं ना। मिसरिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि फ्रॉड्यूलेंट हो, कभी कभी मान लीजिए मुझे कोई बात लग रही थी कि ये सच है, मैंने वो बात आपको बताई, हालांकि रियलिटी में वो सच नहीं थी, उसी को ही मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो वाकई में यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन का केस दिख रहा है। मैंने सोहन ने गाड़ी बेची सूरज को ये बोल के कि बाइक जो है बहुत बढ़िया कंडीशन में, इसे बिलीव करके सूरज ने बाइक खरीदी जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स निकले। इंडीड ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनता है, और आपको पता ही है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनता है तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पार्टी के साथ गलत होता है, जो अग्रीड पार्टी होती है, उसे वॉइडेबल बना सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। सो सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट, 15, 16, 17, 18 कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये चार केसेस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल घोषित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सामंत ओन्ड अ मोटर कार, ही अप्रोच्ड मिस्टर छोटू एंड ऑफर्ड टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर 3 लाख रुपीज, ठीक है। मोटर कार, मिस्टर सामंत ओन्ड अ मोटर कार, उनके पास एक गाड़ी थी, उन्होंने मिस्टर छोटू को बोला कि मैं अपनी गाड़ी 3 लाख में बेचने को तैयार हूं। मिस्टर सामंत ने मिस्टर छोटू को यह भी बोला कि 30 किलोमीटर का एवरेज देती है पर लीटर, और फ्यूल मीटर स्पीड मीटर दोनों काम कर रहे थे। मिस्टर छोटू अग्रीड, उसने बोला ठीक है 3 लाख में कार ले लेता हूं, और 3 लाख रुपए देकर गाड़ी की डिलीवरी ले ली। 10 दिन बाद मिस्टर छोटू आके कंप्लेन कर रहे हैं कि गाड़ी का एवरेज तो 30 का है ही नहीं, आप जो क्लेम कर रहे हो उसका है ही नहीं। और मिस्टर छोटू बोल रहे हैं यार आप ये तो फ्रॉड, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। आई एम सॉरी, फ्रॉड नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए कि क्या मिस्टर छोटू के पास कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करने का ऑप्शन अवेलेबल है क्या, ठीक है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन रीड करना है पॉज कर लीजिए, मैं सीधा आंसर बता रहा हूं। इफ यू वांट टू पॉज इट एंड रीड द क्वेश्चन वंस, पॉज कर लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। होप आपने आंसर अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। मेरा आंसर सुनिए यार, देख क्या होता है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन के मामलों में अगर एक पार्टी ने, आपको मैंने पहले भी बोला मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट हो। मान लीजिए इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है, तो अगर दूसरी पार्टी के पास मीन्स एंड वेज थे टू फाइंड आउट, अगर दूसरी पार्टी के पास ये जरिया था ये फाइंड आउट करने का कि वाकई में सामने वाला जो कह रहा है वो सच है या नहीं। अब यहां पे स्पीडोमीटर काम कर रहा था, यहां पे फ्यूल मीटर काम कर रहा था, मिस्टर छोटू चाहते तो वो चेक कर सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी चेक नहीं किया, और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड नहीं कर पाएंगे। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। यू वांट टू रीड द आंसर, यू वांट टू रीड द आंसर वंस, आइए। क्या होता है क्लास, क्या होता है क्लास, देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ती है। द अग्रीड पार्टी इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, सॉरी।
When the consent to agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was caused. A party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks, insist that the contract shall be performed, and he shall be put in the position in which he would have been if the representation were true. ठीक है, अब मेन किस्सा यहां से शुरू होता है. एक्सेप्शन है भाई. If such consent was caused by misrepresentation or by silence or fraudulent within the meaning of 17, the contract nevertheless is not voidable if party whose consent was so caused had means of discovering the truth by just ordinary diligence. अरे बाबा, अगर कोई पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस कर कर पता लगा सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस करके सच्चाई का पता लगा सकती थी, तो उस पार्टी को ऑर्डिनरी डिलीजेंस अपनी तरफ से लगाना चाहिए था. लॉ ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रोटेक्ट करता जो खुद की तरफ से इग्नोरेंस में रहता है. इसीलिए इस केस में छोटू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर बोथ वर वर्किंग. यू हैड ऑल द मीन्स टू वेरीफाई कि वो 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती भी है या नहीं. तो करना चाहिए था चेक, नहीं किया, आपकी मिस्टेक. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है इसका. आई एम सॉरी, मैं स्पीड में जा रहा हूं, आप चाहें तो पॉज कर करके आराम से भी देख सकते हैं. मेरा जो काम था वो ये था कि मैं आपको एक इस स्पीड में वीडियो दे दूं, ताकि आप लोग अगर पूरी पढ़ाई हो चुकी है तो उसके बाद बहुत अच्छे से कर सके सॉल्व. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ईशान, एजेड 16 years, was studying in engineering college. On 1st of March 2018, he took a loan of 2 lakh from Vishal for payment of college fee and agreed to pay by 30th में. अब देखो यहाँ काम कहाँ गड़बड़ हो गया. ईशान, एजेड 16 years, took a loan of 2 lakhs, ठीक है, कॉलेज फी के लिए लिया, एंड अग्रीड टू पे बाय 30th में 2019. ईशान जो है, जो माइनर है, उसके पास 15 लाख रुपए के असेट्स भी हैं. ठीक है, 2 लाख का लोन लिया है, 15 लाख के असेट्स ओन करता है. ड्यू डेट पे वो लोन नहीं दे पाया. विशाल चाह रहा है कि अब वो लोन रिकवर करे. डिसाइड वेदर विशाल वुड सक्सीड रेफरिंग टू द प्रोविजंस. अब यार ये माइनर से रिलेटेड मामला है. आमतौर पे तो हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, माइनर जो है वो डेट इनकर कर नहीं सकता, माइनर लोन ले नहीं सकता. माइनर कैपेसिटी नहीं है माइनर की लोन लेने की, और क्योंकि वो लोन नहीं ले सकता उसको इंसॉल्वेंट भी घोषित नहीं किया जा सकता. लेकिन यार यहाँ मामला ना नेसेसिटी का आ गया है, पढ़ाई की बात हो गई है. तो अगर नेसेसिटी सप्लाई की गई है तो क्या होगा, है ना. आमतौर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं इसका आंसर देखूं तो यार सीधी बात है, सेक्शन 11 के हिसाब से कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली है, साउंड माइंड का है, और जिसे किसी एक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, है ना. अब यहाँ ये माइनर है. आमतौर पर तो जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, जो 18 साल का नहीं हुआ है उसे माइनर माना जाता है, तो ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा. आमतौर पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाता. मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोसे का केस है, सबने पढ़ा ही होता है माइनर में. अब चक्कर ये है कि भाई बात नेसेसिटीज की हो गई है, बात नेसेसिटीज की हो गई है. माइनर के केस में हम लोग जब रूल्स पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर माइनर को नेसेसिटीज सप्लाई की गई, नेसेसिटीज, ठीक है, माइनर अपनी स्टेशन ऑफ लाइफ में जिस स्थिति में अगर उसे नेसेसिटीज दे दी गई, जो चीजें जरूरी है जैसे कि पढ़ाई, राशन, खाना पीना, मेडिकल, दवाई, अगर उन चीजों के लिए पैसा दे दिया गया, नेसेसिटीज के लिए पैसा दे दिया गया, ठीक है, कोई लग्जरी के लिए नहीं, नेसेसिटीज के लिए पैसा दे दिया गया, तो माइनर के एस्टेट में से पैसा रिकवर किया जा सकता है. और इसीलिए ही इस केस में माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, माइनर के एस्टेट से पैसा रिकवर हो सकता है. इसीलिए इस केस में भी भाइयों absolutely yes, the answer is the liability of minor is only to the extent of minor's property. Thus according to the above provision, Vishal will be entitled to recover the amount of loan from the property of the minor. तो 2 लाख का लोन था, 15 लाख की प्रॉपर्टी, बिल्कुल पैसा रिकवर इजीली हो जाएगा. भाइयों ये ICI के 3rd यूनिट के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म. नो बकवास, नो फालतू बात, सीधे कंटेंट आया. 30 मिनट्स के अंदर में, 34 मिनट्स में आपके 3 चैप्टर्स के पूरे के पूरे ICI के क्वेश्चंस हो गए हैं. चलिए अब हम जा रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं. आइए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3.
मिस्टर झूठ entered into an agreement with Mr. Such to purchase his motor car for 5 लाख रुपीज विद इन द पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, मिस्टर झूठ ने एक अग्रीमेंट किया मिस्टर सच के साथ कि मैं 5 लाख रुपए में 3 महीने के अंदर आपसे एक गाड़ी परचेस करूंगा। सिक्योरिटी अमाउंट, आई रिपीट, सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी अमाउंट जो था वो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा दिया गया था सच जी के पास। इवेंचुअली 3 महीने कंप्लीट हो गए। मिस्टर सच तो बेचारे अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर झूठ को। मिस्टर सच ट्राई टू कांटेक्ट मिस्टर झूठ टू परचेज द कार एज पर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। भाई मिस्टर झूठ ने बोला था 3 महीने के अंदर गाड़ी खरीदूंगा। मिस्टर सच ने बोला 3 महीने खत्म हो गए भाई, 3 महीने के अंदर आपको गाड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। भाई 3 महीने खत्म हो गए, मिस्टर झूठ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना फोन उठाया ना बात की, कोई बात नहीं हुई। 6 महीने खत्म हो जाने के बाद मिस्टर झूठ बोल रहे हैं कि भाई वो मैंने 20,000 रुपए का जो डिपॉजिट रखा था वो मुझे वापस कर दिया जाए। ठीक है, बताइए कि क्या ये पैसा रिफंड होना चाहिए। 1। इसके अलावा एक और सवाल जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो ये है, ऑल्सो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय मिस्टर झूठ इफ द मोटर कार वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, 2 सवाल है। नेचुरली भाई वो पहले केस में तो अगर आप देखोगे मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच को बोला था 3 महीने के अंदर मैं आपसे गाड़ी खरीदूंगा, 5 लाख की गाड़ी है, 20,000 रुपए डिपॉजिट रख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मुकर गया तो मेरे 20,000 डिपॉजिट के तुम रख लेना। ठीक है, अब मिस्टर झूठ जो है 3 महीने के अंदर आए नहीं, कार खरीदे नहीं। मिस्टर सच तो बोला मैं मेरे साइड से कार देने को तैयार हूं, मैं मेरे साइड से अपना परफॉर्मेंस देने को तैयार हूं, मेरे पार्ट का जो परफॉर्मेंस है आई एम ओके विद दैट। बट आप आए ही नहीं, आपने रिप्लाई नहीं किया, हम तो मान लेंगे कि ये एक प्रकार का ब्रीच है ना। तो पहला जो मामला है वहां मिस्टर झूठ की गलती है। समय भी डिफाइंड था, 3 महीने के अंदर उनको आके पैसे देके गाड़ी खरीदनी थी, उन्होंने खरीदी नहीं, उन्होंने बोला नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। तो पहले मामले में तो मिस्टर झूठ का नेग्लिजेंस है, उन्होंने 3 महीने के अंदर गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, 3 महीने के अंदर पैसे देने चाहिए थे। जो समय सीमा तय की गई थी उसमें उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी, तो जो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट थी वो एज अ सिक्योरिटी ही रखी गई थी कि इन केस मैं मेरे तरफ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा तो वो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप रख लीजिएगा। तो फर्स्ट मामले में तो मिस्टर सच 20,000 रुपए अपने पास रख लेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी तरफ से वो तो अपने तरफ से गाड़ी देने को तैयार थे, लेकिन जो पैसे आने चाहिए थे मिस्टर झूठ की तरफ से वो पैसे आए नहीं, इसीलिए फर्स्ट मामले में तो मिस्टर झूठ की नेग्लिजेंस है, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। सेकंड मामले में बोल रहे हैं कि मान लो अगर मोटर कार डिस्ट्रॉय हो गई होती, ऐसे केस में क्या होता, अगर एक मोटर कार डिस्ट्रॉय हो गई होती तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाता। क्यों? बिकॉज इट सीजेस टू बी इनफोर्सिबल। अब तो संभव ही नहीं है वो गाड़ी बेचना है, संभव ही नहीं है वो गाड़ी देना। सेकंड मामले में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता तो मिस्टर झूठ ने जो अपनी तरफ से 20,000 रुपए दिए थे वो वापस करने पड़ते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बेनिफिट किसी पार्टी को रिसीव हुआ है तो वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर मुरारी ओज पेमेंट ऑफ 3 बिल्स टू मिस्टर गिरधारी। ठीक है, मुरारी जी को गिरधारी जी को 3 टाइप के पैसे देने हैं। 12,000 जो है 2016 में देना था, 5,650 अगस्त 2018 के हैं, और 9,680 मई 2019 का है। मिस्टर मुरारी ने पेमेंट दी 1 अप्रैल को और बताया नहीं विदाउट द नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट देम। तो मुझे आपको 3 टाइप के लोन वापस करने हैं। मैंने अगर आपको पैसे वापस किए और बताया नहीं कि कौन से टाइप का लोन मैं चुका रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या होता है बताइए, ऐसे केस में क्या होगा। अब ये जो चेक है 9,680 रुपए का, और ये जो चेक है 15,000 रुपए का, इसे किस तरह अप्रोप्रिएट किया जाना चाहिए। अब इसमें जब जिसको पेमेंट करने थी वो अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जिसको पेमेंट लेनी है वो अपने हिसाब से पैसे को अप्रोप्रिएट कर सकता है, और अगर उसको अपने हिसाब से भी अप्रोप्रिएट नहीं करना है तो ऐसे केस में जो लोन पहले लिया गया था वो पहले अप्रोप्रिएट होता है और बचे हुए लोन बाद में अप्रोप्रिएट होते हैं। आई होप आपको ये पता ही होगा। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है मोस्टली ये। एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं मैं।
देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एंड देयर आर सेवरल डेट्स ड्यू टू बी पेड, ऐसे केस में अप्रोप्रिएशन 59, 60, 61 के हिसाब से होते हैं। द डेटर हैज एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द राइट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग द डिफॉल्ट ऑफ डेटर। अगर डेटर बताता नहीं है कि पेमेंट कैसे अप्रोप्रिएट करना है, क्रेडिटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कैसे वो पैसे को जो उसने एक्सेप्ट किया उसको वो अप्रोप्रिएट करेगा। In the present case, Mr. Murari made two payments by way of two checks. Check was exactly the amount of bill drawn. It would be understood, even though not specifically approved by Mr. Murari, that it will be against the bill of exact amount. Hence, अब यार exact amount का होता तब तो हम मान लेते, समझ जाते कि कौन सा वाला पेमेंट वापस किया, तो चेक तो exact amount का है नहीं. Hence, the check of 9680 will be appropriated against the bill of 9860 which was due in May 2019. एक चेक जो दिया हुआ है वो भाइयों एग्जैक्ट उसी अमाउंट का है जो अमाउंट देना था, ठीक है ना। तो जैसा इंप्लाइड दिख रहा होगा, इसका प्रावधान जो है वो यही है कि अगर मैंने बताया कि कौन सा पेमेंट वापस कर रहा हूं तो वो वाला पेमेंट से अप्रोप्रिएशन होगा। अगर नहीं बताया तो अगर इंप्लाइड दिख रहा होगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि कौन सा कर्जा वापस किया है, तो वो जो कर्जा दिख रहा होगा वो वाला वापस किया है, उसके साथ अप्रोप्रिएशन होगी, है ना। अब यहां क्या हुआ है, मुझे 12,120 देने थे मई 2016 के, 5,650 देने थे अगस्त 2018 के, और 9680 मई 2019 के थे। अब अगर चेक में 9860 का दे रहा हूं तो ये तो इंप्लाइड मान लिया जाएगा कि मैं ये वाला कर्जा वापस कर रहा हूं, इसीलिए सामने वाला ये वाले पैसे का अप्रोप्रिएशन मेरे 9680 वाले कर्जे का करेगा। अब उसके बाद एक 15,000 का भी चेक दिया है। अब 9680 वाला तो मामला सेट हो गया। अब दूसरा चेक 15,000 का है, वो कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसको कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कानून देखेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ लिखा है, मिस्टर गिरधारी जो है वो चाहें तो 12,120 की पेमेंट के लिए अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसको दूसरे कर्जे के लिए कर सकते हैं, है ना। तो आई होप इसके प्रिंसिपल्स बहुत ही क्लियर हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको यूनिट नंबर 4 जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है उसमें इसका प्रावधान दिखा देता हूं। आइए चेक आउट द प्रावधान। सेक्शन 59, 60, 61 बात करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। साफ बात है, जब एक पेमेंट दी गई, डेटर द्वारा क्रेडिटर को पेमेंट दी जाती है, तो उसे कैसे अप्रोप्रिएट करना पड़ता है। When debtor owing several distinct debts to one person makes payment to him either with express intimation or by implication, या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाई होगा, पेमेंट उस एक्सप्रेस या इम्प्लीकेशन जो इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन है उसके हिसाब से होगी। इस मामले में एक चेक का अमाउंट और एक लोन का अमाउंट सेम था तो मान लिया जाएगा इम्प्लाइड है कि वही लोन वापस किया है। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर डेटर ने नहीं बताया कि कौन सा कर्जा वापस कर रहा हूं तो क्रेडिटर अपने हिसाब से कर सकता है। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स या नीदर पार्टी हैज डिसाइडेड कि अप्रोप्रिएट कैसे करना है। ऐसे केस में अगर दोनों पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है तो जो कर्जा पहले लिया गया था पहले उस कर्जे के लिए अप्रोप्रिएशन होगा और उसके बाद वाले कर्जे के लिए बचे हुए बैलेंस अमाउंट का होगा। तो ये सेक्शन 59, 60, 61 के प्रावधान है जिनका इस्तेमाल यहां पर हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ होगा। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the rights with promisor in following cases? Mr. X promised to bring back Mr. Y to life again. ऐसा वादा जो इम्पॉसिबल है वो शुरू से ही वॉइड होता है, और ऐसा वादा करने वाले की ही गलती भी मान ली जाती है, उसी को गलत मान लिया जाता है। A agreed to sell 50 kgs of apple to B. Loaded truck left for delivery on 15th of March, but due to riots in between reached A on 19th March. अब A ने 50 kg एप्पल B को बेचने का वादा किया था। ट्रक निकली 15 मार्च को, पहुंची 19 मार्च को क्योंकि राइट्स हो गए थे। तो पहली बात तो ये यहाँ पे जो वादा हुआ है यहाँ पे टाइम इज ऑफ नॉट एसेंस बताया नहीं गया है कि कब वापस कब देना है, डिलीवरी कहाँ देनी है, कैसे होनी है। तो ट्रक तो निकल गया बराबर, और राइट्स की वजह से, ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो ट्रक लेट हुआ है जो कि पार्टी के कंट्रोल में नहीं है।
पहला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, पॉसिबल ही नहीं है किसी को जिंदा करना। सेकंड, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पेरिशेबल गुड्स है, टाइम इज एसेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, एज बाय दिस टाइम एप्पल रीच बी दे वर ऑलरेडी रॉटन, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आई एम सो सॉरी, एप्पल्स का मामला है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इट, एप्पल एक पेरिशेबल चीज है, इसीलिए टाइम इज ऑफ एसेंस, एज बाय टाइम एप्पल्स रीच बी, बाय द टाइम दे रीच दे विल बी रॉटन। अगर चीजें डिटेरियोरेट हो जाती है तब भी हम मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस हैज बीन डिस्चार्ज्ड, और इस वजह से कंपनसेशन हम लोग के क्लेम कर सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, परफॉर्मेंस जो है उसको डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। टाइम वाज ऑफ एसेंस हियर, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, एक आर्टिस्ट promised to paint on a fixed date for a fixed amount of remuneration but met with an accident and lost both of his hands। आर्टिस्ट ने वादा किया था मैं पेंट करके दूंगा, ये बहुत ही पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसके दोनों हाथ चले गए हैं, वो पेंट नहीं कर सकता। अगेन यहाँ पे भी मामला ऐसा है कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर एंड हेंस कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ इवेंट रिजल्टिंग इन इम्पॉसिबिलिटी, अब इसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया है। लास्टली, Abhishek entered into contract for import of toys from China, but due to disturbance in relation of both the parties, the imports from China were banned। एनिमी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए डिस्चार्ज मान लिया जाएगा क्योंकि एनिमी कंट्री के साथ ये हुआ है। कभी कभी इम्पॉसिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भी पता रहता है कि इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। कभी कभी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना या कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना संभव नहीं रहता। इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है, सच कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, ऐसी सिनेरियो बन गई है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके भी प्रिंसिपल्स अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरह से पढ़ा जाता है। ये सबसे पहले मैंने परफॉर्मेंस में पढ़ाया होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परफॉर्मेंस वाले जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 4 जो है, इसमें दो टॉपिक्स, जो एजेंडा नंबर 10 है मॉड्यूल में 10th टॉपिक और 11th टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जिसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक बार बहुत क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नोवेशन, रेसेशन, ऑल्टरेशन हो जाता है, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे जिसे अब बदल दिया गया है, जिसे कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें ऑल्टरेशन आ गए, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि न्यू वाले करने पड़ते हैं। सेकेंड केस में प्रोमिसी जो है वो विव ऑफ कर सकता है या रेमिट कर सकता है परफॉर्मेंस को। थर्ड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ता है। और फोर्थ में भी यही दिया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो जिसको एडवांटेज मिला है उसको रिस्टोर करना पड़ता है। फिर डिस्चार्ज जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लेते हैं, या तो उसका परफॉर्मेंस हो गया है या तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिस्चार्ज मान लिया गया है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो डिस्चार्ज किया गया। इम्पॉसिबिलिटी वाले केस से रिलेटेड दो केस आए। अब समटाइम्स द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी मे बी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जैसे मैंने बोला मैं मरे आदमी को जिंदा कर दूंगा, तो बोलते वक्त ही पता था कि तो इम्पॉसिबल है। ऑल्टरनेटिवली सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है जैसे कि अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, मान लीजिए अनफोर्सीन चेंज आ गया, नेचुरली कंटेम्पलेटेड परफॉर्मेंस में जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई या वॉर डिक्लेयर हो गया, तो ये वाले केसेस में भी आप समझ जाइए कि किस तरह का एग्जैक्ट काम होगा। तो चाइना और इंडिया के बीच में अगर वॉर वाली सिचुएशन आ गई है तो ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मामला है। इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर आ गया है और दुश्मन देश के साथ डील करने के लिए कानून में बदलाव आ गया है तो भी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज विदाउट इट्स परफॉर्मेंस। I hope this is very clear. Let's go to the unit number 5 and 6. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यूनिट नंबर 5 का। फर्स्ट वन, नंबर 1, an anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach of contract। अब इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। नंबर 1, सबसे पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो
टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पहले हो जाता है। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से समझ में आ जाता है, या तो जो प्रोमिसर था उसने अपनी तरफ से हमको एक्सप्रेसली बताया कि भाई हमने जो परफॉर्मेंस करना था, जिस डेट पे करना था, हम नहीं कर पाएंगे, या तो हम उस पार्टी की कंडक्ट से इंप्लाई कर लेंगे कि वो नहीं कर पाएगा, राइट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 अप्रैल को आपसे पैसे लेने थे और 31 मार्च को आपने मुझे बोल दिया कि सर सॉरी 1 अप्रैल को मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। या 1 अप्रैल को आपको मुझे पैसे देने थे, मैं आपको 30 मार्च को फोन कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपने मुझसे बात नहीं की, मैं मान लूंगा कि ये एक इंप्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच है, ठीक है। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो आप समझ गए। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो प्रोमिसी के पास दो कौन से अधिकार होते हैं, कौन से राइट्स उसके पास होते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच, मान लीजिए मैं प्रोमिसी हूं, आप प्रोमिसर हो, आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया, तो एज प्रोमिसी में दो चीजें कर सकता हूं। एक, अगर टाइम फॉर परफॉर्मेंस अभी आया नहीं है, उसके पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई है, तो मैं तुरंत तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करवाऊंगा, आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा, है ना, आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा, रेसेंड करवा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी टाइम फॉर परफॉर्मेंस नहीं आया है, मैं टाइम ऑफ परफॉर्मेंस तक का वेट करता हूं, अगर तब तक भी आपकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो फिर तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर मैं डैमेज भी क्लेम करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड तो होगा ही होगा, है ना। और एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है तो प्रोमिसर ने अगर ब्रीच किया तो प्रोमिसी की तो कोई जिम्मेदारियां रहती नहीं है आगे के परफॉर्मेंस की। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। Second question is about liquidated damages. अब liquidated damage is the genuine pre-estimate of compensation of damage, whereas penalty on the other hand is extravagant amount stipulated and is clearly unconscionable and has no comparison to the loss suffered by parties. Right? अब यहां दो चीजें पूछिए कि लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, पेनल्टी क्या होता है, तो हाँ बराबर है। अगर किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जेन्युइनली आपकी वजह से, आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया, आपके परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से, अगर मुझे मान लीजिए मुझे अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर मैं 1 लाख रुपए का ही डैमेज क्लेम कर रहा हूं तो उसे हम लिक्विडेटेड डैमेज मानते हैं। जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल लॉस जो मुझे हो रहा है, अगर मैं जो मुझे लॉस हुआ है अगर मैं उतना ही पैसा या उसके आसपास का ही पैसा क्लेम कर रहा हूं डैमेज में, उसे लिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है। लिक्विडेटेड डैमेज जो है उसका इंटेंशन होता है, वो लिक्विडेटेड डैमेज मैं क्यों क्लेम करता हूं, मैं क्यों मानता हूं, फंडामेंटली मकसद होता है जो मुझे लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, उसकी कंपनसेशन हो जाए। पेनल्टी ऑन द अदर हैंड इज एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट, उसका इंटेंशन ये होता है टू पनिश द पार्टी विच इज नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सच बात है, बराबर बात है, एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप, दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है। लास्ट क्वेश्चन, X entered into contract with Y to supply him 1000 water bottles and 5 rupees per bottle। ठीक है, यहां लिख देते हैं। आप लोग क्वेश्चन रीड करना चाहते हो तो बिल्कुल पॉज करके रीड करो। माई इंटेंशन इज टू कवर दिस पोर्शन इन एज लेस टाइम एज पॉसिबल, कितना कम समय में हो जाए उतना अच्छा। X जो है वो Y को बोल रहा है कि भाई Y, मैं तुझे 1000 बॉटल सप्लाई करूंगा 5 रुपए में, ठीक है। X entered into contract with Y to supply 1000 bottles at 5 rupees per bottle, ठीक है। उसके बाद X क्या करता है, X बोलता है सुनना Z, X जो है वो Z से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि Z तू मुझे बॉटल सप्लाई कर दे, 1000 बॉटल सप्लाई कर दे 4.5 रुपए में। तो X जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट Y के साथ किया कि Y मैं तुझे 5 रुपए में बॉटल दे दूंगा, और वो Z से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि Z तू मुझे 4.5 रुपए में 1000 बॉटल दे देना, ठीक है। इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब हुआ क्या, Z फेल्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट, गलती Z ने की, Z X को नहीं दे पाया। Z failed to perform the contract and in due course market price of each bottle went to 5 rupees 25 पैसा। अब नेचुरल सी बात है, 4.5 में X को मिली नहीं, अब मार्केट प्राइस 5.25 रुपए हो गया है। Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract। Y ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, Y ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डैमेज विच X कैन क्लेम फ्रॉम Z इन द सर्कमस्टेंसेस, है ना, क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट वाइज कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्स को यहां पर कितनी कमाई हो सकती थी? एक्स 4.5 रुपए में बॉटल खरीदता, 5 रुपए में देता, है ना। तो पहली बात तो ये कि उसको 50 पैसे की कमाई होती। अब वो बॉटल्स का मार्केट प्राइस 25 पैसा ऊपर चला गया है। अब अगर y x से डैमेज क्लेम करेगा तो वो 25 पैसे का डैमेज क्लेम करेगा, क्योंकि y को मार्केट में 5.25 रुपए की बॉटल लेनी पड़ गई। तो x जो है वो y को 25 पैसा देगा। तो काट पीट के x को 50 पैसे की कमाई होनी थी, x का 50 पैसे का प्रॉफिट मिस हुआ है पर बॉटल, प्लस y अगर x से डैमेज क्लेम करता है क्योंकि y को मार्केट से 5.25 में बॉटल लेनी पड़ रही है जो x 5 रुपए में देने वाला था, तो ऐसे केस में x को टोटल मिला के 75 पैसे की चोट पड़ रही है। z ने बॉटल नहीं दी, उस वजह से 75 पैसे का नुकसान है ना। तो 75 पैसे पर बॉटल क्लेम किया जा सकता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो अगर इफ z हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट वाइज कॉन्ट्रैक्ट, अगर x ने z को ये नहीं बताया होता कि मैं y को मुझे बॉटल सप्लाई करनी है, ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में आप स्पेशल डैमेज, ये तो स्पेशल डैमेज क्लेम किया क्योंकि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, आपकी वजह से मैं y को सप्लाई नहीं कर पाऊंगा और y मेरे को सू करेगा अलग। तो अगर इस केस में x ने z को y के साथ जो उसका अरेंजमेंट है वो नहीं बताया होता तो वो इतना पैसा क्लेम नहीं कर पाता, है ना। इफ x, एक मिनट इसको देख लेते हैं, आई एम सॉरी। द प्रॉब्लम asked in the question is based on provisions of section 73. In the instant case, x had intimated to z that he was purchasing water bottles from him for purpose of performing his contract with y. Thus z has knowledge of special circumstances. इसीलिए x is entitled to claim ₹500, 50 पैसा पर बॉटल, ठीक है। Being the amount of profit x would have made by performance of his contract with y. If x had not informed z of y's contract, then the amount of damages could have been different between the contract price and the market price. So sorry, मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ, ये इसमें हमने थोड़ा सा फंबल कर दिया। x को y को देना था, z से x ने लेने की बात की थी, ठीक है। अब नॉर्मली x को 5 रुपए में बॉटल मिलनी थी, 5 रुपए 50 पैसे में उसने y को बेचनी थी, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 0.50 पर बॉटल। 50 पैसे पर बॉटल का फायदा x को y को माल सप्लाई करने पर होने वाला था। तो अगर z ने x को माल नहीं दिया तो 50 रुपए का प्रॉफिट, 50 पैसे का प्रॉफिट पर बॉटल मिस हुआ। तो 50 पैसे इंटू 1000 बॉटल्स, 500 रुपए का जो x को नुकसान हुआ है, x z से उतना क्लेम करेगा क्योंकि उसको y के कॉन्ट्रैक्ट, y के साथ जो मेरा अरेंजमेंट है उसके बारे में मालूम है। मान लीजिए x ने y के साथ के अरेंजमेंट को नहीं बताया होता, ऐसे मामले में क्या होता? ऐसे मामले में तो x बोलता कि भाई z 4.5 में तू मेरे को बॉटल देने वाला था, अब मुझे मार्केट में 5.25 में खरीदना पड़ेगा, 75 पैसे का नुकसान हो रहा है, 1000 बॉटल पे 750 रुपए भर के दे, है ना। तो ये होगा इसका रियल आंसर, ठीक है। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता दिया था, तो मैंने आपको फैक्ट बताया हुआ था कि भाई मुझे 5 में मिलेगी, मैं 5.5 में बेचूंगा, 50 पैसे प्रॉफिट बनाऊंगा, है ना। सॉरी, मुझे 4.5 में मिलेगी, मैं 5 में बेचूंगा, 50 पैसे बनेंगे। तो सामने वाले को जब हमने सब कुछ बता दिया था और फिर भी सामने वाले ने नहीं दिया, तो मैंने स्पेशल डैमेजेस जो 50 पैसे के थे वो क्लेम कर लिए। अब सेकंड मामले में क्या है? सेकंड मामले में अगर सिर्फ x को माल खरीदना होता z से, अब 4.5 रुपए में मुझे आपने वादा किया आप मुझे बॉटल दोगे, आपने मुझे दी नहीं, मार्केट चल रहा है रेट 5.25 रुपए, तो मुझे मार्केट से लेना पड़ेगा 75 पैसे महंगे में, इसीलिए मैं उसे 75 पैसे क्लेम करूंगा। आई होप दिस इज वेरी 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 इजी। चलिए अब हम लास्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, आइए। ओके, यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, द क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल। एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता ही है कि नॉर्मली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी भी
अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए कोई कई सारे वैलिड एसेंशियल्स रहते हैं सेक्शन 10 के, अदर देन सेक्शन 10 की कंडीशंस होती है। तो किसी चीज को भी कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए उसके वैलिड एसेंशियल्स का फुलफिल होना जरूरी होता है, राइट। बट देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं जहां लॉ पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड गिव्स राइट टू अदर पार्टी, है ना। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअल में एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, दे रिजेंबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इजी, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले बोलना, पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ वैलिड एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एक्सेट्रा। सेक्शन 10 के तहत भी कई सारे एसेंशियल्स होते हैं, फ्री कंसेंट, नॉट एक्सप्रेसली अवॉइड इन द अदर लॉ, है ना। बट एक्चुअल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऐसे कोई भी एसेंशियल्स नहीं होते। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो रियल में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है? इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ कास्ट ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड गिव्स राइट टू द अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मान लीजिए मैं किसी शॉप में गया, मैंने मेरा वॉलेट भूल गया, तो जो भी शॉप में मैं वॉलेट भूला हूँ ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा वॉलेट संभाल के रखे और मुझे वापस करे, ठीक है। आई होप द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी 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 क्लियर। वैसे तो मैं लैटिन मैक्सिम्स वगैरह लिखवाता हूँ क्लास में इसके, बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो, तो अब लैटिन मैक्सिम मत पढ़िए, एग्जाम का समय नजदीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें पूछे हुए हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। सेकंड, ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पे प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आमतौर पर प्रॉमिस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन यहाँ लॉ द्वारा बनाई गई ड्यूटी की वजह से, ऑब्लिगेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। Thirdly, the right under it is always right to money and generally not always to a liquidated sum of money. आमतौर पर यहाँ पर पैसे या पैसे से रिलेटेड मामला होता है। अगर कोई चीज हम लोग पैसा ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं, या कोई माल हमारा, हम कोई गुड्स आपके पास छोड़ दिए हैं, या हमने आपके लिए कोई काम कर लिया है, उसके लिए हमको रीजनेबल पैसा वापस मिल जाना चाहिए, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है। इस प्रकार के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिख कर आ सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आई होप आपको क्लियरली समझा हुआ है। वैसे तो मैंने रेगुलर क्लास में इसका बहुत बेहतरीन फॉर्मेट लिखवाया हुआ है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लिखने का क्या तरीका होता है मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में लिखवाया है, आपको एक बार मैं दिखा दूं। आमतौर पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछा तो आंसर की शुरुआत होनी चाहिए लैटिन मैक्सिम निमो डेबिट लोक्यूपेटरी एक्स एलिना जुक्तूरा। दिस ट्रांसलेट्स एज No man should grow rich out of other person's loss. Valid contract आमतौर पर must contain certain essential elements such as offer, acceptance, consideration, free consent, etc. But sometimes a law cast implies a promise imposing obligation on one party and conferring right on the other party. Even if there is no offer, no acceptance, no consent, lawful consideration, still there is agreement. या स्टिल देयर इज नो अग्रीमेंट, नो प्रॉमिस, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सच केसेस आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स इन स्ट्रिक्ट सेंस बट दे रिजेंबल दोज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस उसको एनफोर्स किया जा सकता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। Hence the term quasi contract, that is resembling the contract. Even in the absence of contracts, certain social relationships they give rise to certain specific obligations. इसीलिए इसको हम quasi contract बोलते हैं। Quasi contracts are based on the principles of equity, justice and good conscience. यहाँ ड्यूटी आपके ऊपर आ जाती है, ना कि कोई प्रॉमिस आप निभा रहे होते हो। इलस्ट्रेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि मान लीजिए आपका वॉलेट किसी दुकान पर छूट गया, तो ग्रोसरी स्टोर ओनर की जिम्मेदारी है वो वापस करने की, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स 3 होते हैं। फर्स्टली, राइट इज नॉट ऑलवेज अ राइट टू मनी, राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज इज अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। सेकेंडली, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज कंसर्न, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। Thirdly, lastly, it is the right which is available not against the all world but against a particular person, so it resembles a contractual right. I hope आपको अगर वर्ड्स कीवर्ड्स चाहिए तो कीवर्ड्स जो है आप इस तरह के कीवर्ड्स यूज करके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का आंसर लिख सकते हैं। पहले लैटिन वर्ड लिखिए, फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखिए, फिर लिखिए कि कोर्ट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है, फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को समझाइए रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का एग्जांपल दे दीजिए और उसके फेलिएंट फीचर्स बता दीजिए, काम हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक माइनर है, एमकॉम में पढ़ रहा है। 1 जुलाई को उसने एक लोन लिया 1 लाख का बी से कॉलेज फीस देने के लिए और बुक्स परचेज करने के लिए, और वादा किया कि मैं वापस कर दूंगा 31 दिसंबर को। एक्स पोजेसेस असेट्स वर्थ 9 लाख रुपीज। एक्स एक माइनर है, उसके पास 9 लाख रुपए के एसेट्स हैं। ऑन द ड्यू डेट वो पे बैक नहीं कर पाता। अब बी बोल रहा है कि मुझे एक्स के एसेट से लोन रिकवर करना है, कर सकता है क्या? द आंसर इज यस। वैसे तो माइनर लोन देता है तो उसका जो दिया किया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड रहता है, उसकी मान्यता नहीं रहती। हालांकि अगर नेसेसिटी सप्लाई की गई हो तो माइनर को नेसेसिटीज अगर सप्लाई की गई हो तो नेसेसिटीज माइनर के एस्टेट से रिकवर की जा सकती है। तो यहां लोन सिर्फ 1 लाख का दिया है और 9 लाख रुपए के माइनर के एसेट्स हैं, बिल्कुल उसमें से रिकवर हो सकता है। Thirdly, P left his carriage on D's premise. Landlord of D seized the carriage against rent due from D. P paid the rent and got the carriage released. अब P ने बेचारे ने अपना कैरियज रिलीज करने के लिए D का रेंट पे किया। क्या P D से रेंट रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके लिए कोई काम कर लिया तो उसका मैं पैसा ले सकता हूं। इसका एक आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। 2 मिनट के लिए आपको मैं ले जाता हूं नोट्स में, या मैं इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल को आपके सामने रख देता हूं, एक बार इसको देखिए। ठीक है, तो जब हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग ये भी पढ़ते हैं, under the provisions of contract act, relationship of quasi contract is deemed to have exist। कोई सिचुएशन में हम लोग मान लेते हैं कि डीम्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन है। उसमें एक जो होता है वो ये होता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। मैंने अगर आपके लिए कोई काम किया था और इट वाज नॉट सपोज टू बी ग्रेचुइटस एक्ट, ऐसे केस में उसका जो भी रीजनेबल अमाउंट है मैं वो आपसे लूंगा, है ना। नंबर 1, अब इसमें केस लॉ है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। अब इसमें क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसको कंपल्सरीली रिटायर किया गया था। ठीक है, यही केस है क्या या दूसरा वाला केस है? जस्ट अ मिनट, नहीं, ये आई एम सो सॉरी, ये वाला बंगाल वाला केस है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन वाला केस है, सेक्शन 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, लीज पे दी हुई थी ए द्वारा जो कि जमींदार था। अब रेवेन्यू पेएबल बाय ए, जो जमींदार था जिसकी जमीन थी, उसको गवर्नमेंट को कुछ अरियर्स देने थे, कोई टैक्सेस देने थे। अब मैं बी हूं, मैंने ए से जमीन ली है लीज पे, ए एक्चुअल ओनर है, जमींदार है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। अब उसने अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट आके मेरी जमीन, मैं जहां पे रह रहा हूं, उसको गवर्नमेंट सीज वीज करने लग गई है। गवर्नमेंट उसको सीज करने के लिए आ रही है, बोल रही है कि भैया मैं तो इसको बंद कर दूंगी यार, या मैं तो इसको मतलब ये जमीन को सेल कर देगी गवर्नमेंट। तो भाई मैं लीज पे था, मैंने वो जमीन बचाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर दिए। अब क्या मैं ये टैक्सेस ओरिजिनल जमींदार से क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन जो है, पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, हम लोग वो रिम्बर्स करवा सकते हैं। अगर 2 लोगों के बीच में, मान लीजिए मैं हूं और आप हो, आप लोगों ने मुझे जमीन किराए पे दी है, मैं यहां पर किराएदार हूं लेकिन मेरा बहुत अच्छा बिजनेस इस जमीन पे चला रहा हूं, किराए की जमीन पर। अब आपने टैक्सेस पे नहीं किए, आपने बैंक के कुछ ड्यूज नहीं पे किए, तो बैंक वाले आकर मेरी दुकान पे ताले लगा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी दुकान के ताले हटवाने के लिए, मेरे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपके बिहाफ पे पैसा पे कर दिया। क्या मैं आपसे पैसा रिकवर कर सकता हूं? हाँ, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसको डीम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। आई कैन रिकवर द मनी फ्रॉम यू। ठीक है, होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। सो ये हमारे मॉड्यूल के हो गए पूरे क्वेश्चंस कवर। जो हमने एजेंडा रखा था एक, वो एजेंडा हमारा कंप्लीट हुआ। उसमें से पहला एजेंडा कंप्लीट हुआ, आईसीआई के पूरे मॉड्यूल क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी थी शुरू से ही, मैंने आपको बोला था कि पढ़ के आना आपको। और उसके बाद 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, शेयर कीजिए इसको और इसका फायदा उठाइए आप। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गो थ्रू करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो गो थ्रू कीजिए, बहुत हेल्प होती है आपको इससे। चलिए, बेस्ट लक।